ओके, तो आज हमने रोटेशन कंटिन्यू करना है और हमने लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है टॉर्क। मैंने आप सबको पहले भी सिखाया है कि अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स को लीनियर मोशन के साथ रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर मोशन में अगर आप किसी भी बॉडी को एक्सिलरेट करना चाहते हो, अगर आप लीनियर मोशन में किसी भी बॉडी को एक्सिलरेट करना चाहते हो, तो उस बॉडी को एक्सिलरेट करने के लिए उस बॉडी के ऊपर क्या लगना जरूरी है? तो उस बॉडी के ऊपर लगना जरूरी है फोर्स। उस बॉडी के ऊपर क्या लगना जरूरी है? उस बॉडी के ऊपर लगना जरूरी है फोर्स। ठीक है, ओके। सिमिलरली, अगर तुम किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लेके जाना चाहते हो, तो रोटेशनल मोशन में ले जाने के लिए उस बॉडी पे जो चीज लगनी जरूरी है, दैट इज टॉर्क। अगर किसी बॉडी को लीनियर मोशन में रखना हो तो आप सबको पता है कि लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन के लिए बॉडी पर क्या लगनी चाहिए बेटा? फोर्स। फोर्स, है ना? बिना फोर्स के बॉडी एक्सिलरेट नहीं हो सकती। सिमिलरली, अगर आप किसी बॉडी को एंगुलर एक्सिलरेशन देना चाहते हैं, मैं एंगुलर एक्सिलरेशन के बारे में आपको पहले भी सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका हूं। अगर आप किसी बॉडी को एंगुलर एक्सिलरेशन देना चाहते हो तो फिर वहां पे फोर्स नहीं लगेगी, फिर वहां जो टर्म होगा उसको हम कहेंगे टॉर्क। तो एक पहले बेसिक चीज आप समझ लो क्या है। द फर्स्ट very basic point is force causes linear acceleration। फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन होगी, फोर्स कॉजेज लीनियर एक्सेलरेशन, वेयर एज टॉर्क causes angular acceleration। तो टॉर्क की वजह से कौन सी एक्सेलरेशन होगी यार? टॉर्क की वजह से वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी को या खुद को जब तुम रोटेट करते हो तो उस समय तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगती, क्या लगती है बेटा? टॉर्क लगती है। तब क्या लगती है तुम्हारे ऊपर? टॉर्क लगती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल, अनीस ने अपना एक घर बनवाया। बहुत ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को और समझने की कोशिश करना। अच्छा, तुम लोग सब जिस जिस रूम में बैठे हो, तुम्हारे रूम के सामने कोई डोर है? जहां बैठे हो सामने कोई डोर है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। सबके सामने कोई ना कोई डोर होगा। अच्छा, तुम सबने देखा होगा डोर को खोलने के लिए, तुम्हारे रूम का डोर हो, तुम्हारे क्लासरूम का डोर हो, एक हैंडल बना हुआ होता है। सबने देखा है डोर का हैंडल? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, जहां से डोर टर्न आउट होता है, एक जगह एक डोर का एक एंड फिक्स होगा तुम्हारे दीवार में के साथ, एक एंड दीवार के साथ फिक्स होगा डोर का, और दूसरा एंड है जहां पे हैंडल लगा हुआ होता है। अगर ये हैंडल हमेशा फिक्स्ड एंड से सबसे डिस्टेंस पे लगा हुआ था, तुम देखो ऐसा ही होता ना। तुम देखो तुम्हारे घर के डोर से जो हैंडल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया हुआ है। देखो तो अपने रूम के सामने डोर पे देखो, जो हैंडल है वो कहां लगाया हुआ है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे। किसी के घर में ऐसा हैंडल है जो उस डोर के बिल्कुल जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर वो हैंडल लगा हुआ हो? नो सर। नहीं है। और अगर तुम लगा दोगे ऐसा तो क्या होगा? ज्यादा फोर्स अगर लगानी तुम, पड़ेगी खोलने के लिए। खुलेगा ही नहीं यार। अगर जहां से डोर टर्न हो रहा है तुम एग्जैक्टली हैंडल ले जाके वहीं पे रख दो, तुम जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, डोर रोटेट ही नहीं करेगा, डोर खुलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब तुम डोर को अपने खोलते हो, तुम वहां पे फोर्स लगाते हो या टॉर्क लगाते हो? हमेशा ही वहां पे टॉर्क लगती है। एक डायग्राम बना के मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। अगर तुम लोग मेरे पास कभी सामने आके देखोगे तो ये चीज को मैं और अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा।
मान लो ये तुम्हारे घर का वो फिक्स्ड वॉल है, ये वो फिक्स्ड वॉल है, ठीक है, और इस वॉल के साथ ऐसे फिक्स करके दो यहां से, ताकि डोर खुल सके, ये एक यहां से डोर का एक साइड लगा हुआ है और ये एक डोर है, मान लो ऐसा ही होता बेटा। जो इसका हैंडल होगा डोर का, वो हैंडल ऐसा कुछ यहां पे लगा हुआ होगा, ऐसा कुछ हैंडल लगा होगा। दिस इज द हैंडल ऑफ द डोर, दिस इज अ डोर। डोर के थ्रू मैं तुम्हें टॉर्क का समझाऊंगा। अगर डोर वाला पूरा एग्जांपल समझ गए तो तुम्हें टॉर्क पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज द हैंडल ऑफ द डोर। देखो तो बेटा सिचुएशन क्लियर है। यस सर। अभी डोर बंद है। अब जहां पे हैंडल है, हैंडल इस पोजीशन पर है, अगर आप हैंडल को यहां ले आओगे तो आपको खोलने के लिए जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हैंडल को यहां ले आओगे तो आप जितनी मर्जी जोर लगा लो, हैंडल कभी, डोर कभी खुलेगा ही नहीं। तुमने कभी सोचा कि इस हैंडल को हम इस फिक्स्ड एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रखते हैं? बिकॉज जब तुम इस डोर को ओपन करोगे तो जरा तुम सोच के देखो, तो तुम्हारा डोर लीनियर मोशन में होता है या एंगुलर मोशन में होता है? एंगुलर। एंगुलर। अगर ये डोर खुलेगा तो ये ऐसे सीधा नहीं आएगा, ये डोर कुछ ऐसा होता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही आएगा यार। देखो तो जो मैंने जिस तरह से एक आर्क बनाई है, ये डोर खुलेगा तो इसी आर्क को फॉलो करता हुआ जाएगा। इसका मतलब जो डोर का मोशन है वो बेसिकली एक तरह का कैसा मोशन है बेटा? एंगुलर मोशन है। इसका मतलब जब तुमने इस हैंडल ऑफ डोर पे पकड़ के इसको खींचा अपने सामने या अपने से दूर लेकर गए, तो बेसिकली उस समय तुम इस डोर पे फोर्स नहीं लगा रहे, तुम इस डोर पे क्या लगा रहे हो? टॉर्क। टॉर्क लगा रहे हो। तुम उस समय इस डोर पे टॉर्क लगा रहे हो और उस टॉर्क की वजह से ये डोर रोटेट कर रही है। क्या तुम्हें टॉर्क होता क्या है? एक थोड़ा सा इस रियलिस्टिक एग्जांपल से कुछ थोड़ी बात समझ में आई कि बिल्कुल नहीं आई? कुछ नहीं आई तो मेरे को बताओ, मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यस सर, समझ। यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसको एक बेसिक डेफिनेशन की हेल्प से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो तुम इसको ऐसा कह सकते हो, टॉर्क को बेसिक एग्जांपल की तरफ, कि इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, है ना, वो मास का एक टर्म हो गया। इसी तरह मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कहने का मतलब क्या था? लीनियर में किसी बॉडी को एक्सेलरेटेड मोशन में लाने के लिए क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स। लीनियर में किसी भी बॉडी के पास क्या होता है? मास। किसी भी बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन में लाने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? टॉर्क। और जब कोई भी बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन में हो तो बॉडी के पास मास नहीं होता, क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी बात मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखी है। तो तुम टॉर्क को दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना? सो इन अदर वर्ड यू कैन से एट इट एज द टर्निंग एबिलिटी, the turning ability of a force about an axis is called its torque, its torque about that axis. ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड इट्स टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। तुम कितना इजीली इसको उस चीज के अबाउट
टर्न कर सकते हो, इसको हम उसके टॉर्क कहेंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस ठीक है, यस क्लियर है बात? ओके फाइन। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जांपल देखो जरा, मैथमेटिकली थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मेरे पास एक y एक्सेस है और ये मेरे पास एक मेरा x एक्सेस है। दिस इज x, दिस इज y। ठीक, और मान लो कि यहाँ पे मैंने लाकर एक ऐसे कोई एक रॉड रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे एक रॉड रख दिया है कोई, समझ रहे बेटा? ये एक रॉड है और तुम इस रॉड को रोटेट करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ये रॉड जो है वो थोड़ा सा क्या करे भाई, रोटेट हो जाए। तो जब ये रॉड रोटेट होगा तो कुछ इस तरह से रोटेट होगा बेटा। बोलो बात समझ आ रही है? या तो हो सकता है ये रॉड यहां से इधर से ऊपर की तरफ चले जाए, या ये रॉड यहां से नीचे की तरफ चले जाए, तभी ये रॉड रोटेट होगा बेटा। अच्छा, तो ये हो गई रोटेशन की बात। अब इसको रोटेट करने के लिए तुम इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाओगे। अभी मैं पहले फोर्स की बात करता हूं, फिर मैं टॉर्क के ऊपर आऊंगा। तुम इसको क्या लगाओगे? कोई ना कोई फोर्स लगाओगे। अच्छा, एक बात बताना बेटा, अगर आप ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाओ, इस तरह से फोर्स लगाओ, ये फोर्स F है, क्या ये रॉड कभी रोटेट कर सकता है? नो सर नो सर। कभी भी रोटेट नहीं कर सकता। अगर आप इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये रॉड कभी भी रोटेट नहीं कर सकता है। अगर आप इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लगाओगे तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब मुझे इस फोर्स को किसी ना किसी सर्टेन एंगल पे लगाना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं इसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरीके से F लगा देता हूं। बोलो बात ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? सर्टेन एंगल पे फोर्स लगा दिया मैंने। अब अगर आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक करो तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये सर्टेन एंगल पे लग रही है फोर्स। ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट सबको याद है ना भाई वेक्टर का? यस सर। तो एक फोर्स मान लो मैंने इधर की तरफ लगा रखा है और इधर की तरफ लगा रखा है। ये मैंने फोर्सेस के कंपोनेंट्स को क्या किया? ब्रेक कर दिया। मान लो से दिस रॉड जहां रखा हुआ है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो फोर्स का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा दिस विल बी माय एफ cos थीटा, और फोर्स का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा दिस विल बी माय एफ sin थीटा। देखो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नो सर अब बताओ इसमें इसका मतलब क्या हो गया? अगर देखो, अगर तुम इसको एक आर्क मान लो, इस तरह से एक ऐसे आर्क मान लो, पूरा का पूरा ये पूरा आर्क अगर ऐसे घूम रहा है, तो एक जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इस आर्क के रेडियस के अलोंग है और ये एक तरह से काइंड ऑफ टेंजेंट के अलोंग होगा। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। समझना ध्यान से बेटा, क्रिटिकल कंसेप्ट है। जहां समझ में नहीं आएगी बात बताओगे। दिस इज, मैंने इसको क्या बोल दिया? इट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और इसको मैंने बोल दिया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टेंजेंट के अलोंग लग रहा है और ये रेडियस के अलोंग लग रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। भाई देखो, ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये पार्टिकल ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, ऐसे किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा होगा। इस सर्कुलर ट्रैक पे ये इसका रेडियस हो सकता है, इधर रेडियस हो सकता है और इधर टेंजेंट हो सकता है। मैंने फोर्सेस को ब्रेक किया तो एक का नाम क्या रखा? रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। दूसरे का नाम क्या रखा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ईमानदारी से बताना, इतनी बात पूरी तरह से सबको क्लियर है? अनमोल बोलोगे? आर्यन, बवजल, गुरवेज, यस सर ईश्वर प्रताप, आपको क्लियर है बेटा? जैस्मिन, हाँ जी सर अनुभव, यस सर। यस सर सर एफ cos रिया, थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता था? एफ cos थीटा क्या नहीं हो सकता बेटा? टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं कैसे होगा बेटा? ये एंगल थीटा है, अगर ये आपने थीटा माना हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके साथ में ये एंगल थीटा आएगा। ठीक है सर
तो ये along the radius है, ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, तो दिस कंपोनेंट इज along the radius, so it is known as the radial component of the force. ठीक है बेटा, स्नेहा बात समझ आ रही है? श्रेय, रोहन, चलो अब एक बात बताओ, अब इस रॉड को रोटेट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? टेंजेंशियल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है या रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? टेंजेंशियल। सबको बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया कि केवल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की वजह से ही ये बॉडी रोटेट करेगी, कभी भी रेडियल कंपोनेंट की वजह से ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो टॉर्क का सबसे, फिर से सारी चीजों को एक बार कंक्लूड कर देता हूं। टॉर्क का बेसिक मतलब रोटेट करने की कैपेबिलिटी। आप किसी चीज को कितने आसानी से या कितनी मुश्किल से रोटेट कर सकते हो, इस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं टॉर्क। पहली बात, क्लियर बात। दूसरी बात, टॉर्क को जब भी हम लगाएंगे तो वो या तो किसी सर्टेन एंगल पे लग रहा होगा या वो परपेंडिकुलर लग रहा होगा। अगर कभी भी किसी बॉडी की हम इधर फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से वो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं कर सकती है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? तो मैं इस डायग्राम के एंड में अगर ये स्टेटमेंट लिखूं तो तुम्हें इस स्टेटमेंट से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि द गिवन रॉड will rotate only due to the tangential component of force. Tangential component of force. It will not rotate due to radial component of force. It will not rotate due to radial component of force. ठीक है, इट विल नॉट रोटेट ड्यू टू रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इतनी बात देखो तो क्लियर है यार? यस सर। ठीक है, अब एक चीज, टॉर्क को अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब मैं बेसिक टॉर्क की रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं। तो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नोन एज, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। मैं एक बार फिर से बना देता हूं, तुम लोग और बनाना सीख लो। बड़े बच्चों को टॉर्क बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। ये ऐसे बनता है, ये थोड़ा छोटा रहेगा, मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूं, लाइक दिस। और इसको हम कहते हैं टाउ, TOU, टाउ ग्रीक वर्ड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ टॉर्क इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, ओके। अब तो इस तरह से हम कुछ टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा है कि सवाल ये आता है कि हम टॉर्क को लिखेंगे कैसे? टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क बेसिकली फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। मान लो इस रॉड की लेंथ अगर r है, तो जो यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क विल बी, बताओ टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? F sin थीटा या F cos थीटा? एफ साइन थीटा। sin थीटा। तो तुम लिखोगे R, वो डिस्टेंस जहां पे से रोटेट कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय F sin थीटा। मान लो अगर R एक पोजीशन वेक्टर होता और फोर्स ऑलरेडी एक तरह का वेक्टर है, तो किसी दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में साइन कब आता है यार? डॉट में या क्रॉस में?
क्रॉस Cross. वेरी गुड, सबको पता होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जिस भी बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर नहीं क्लियर या याद नहीं है उसको परेशानी हो सकती है, अदरवाइज आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों टॉर्क पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों का प्रोडक्ट है। ये पूरी बात देखो तो क्लियर है यहां तक, पूरी तरह से क्लियर है। आर देखो बेटा, यहाँ डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस ये रॉड की लेंथ है, या अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके सेंटर से जहां पे वो घूम रहा है उसका डिस्टेंस है आर। वो डिस्टेंस है आर। नई बात समझ में आई? सर आगे सर। वेरी गुड। अब मैं इस चीज को एक और तरीके से बताता हूँ। सबको क्लियर है यार? मुझे लग नहीं रहा यार, एक बार फिर से बताओ। सबको पूरी तरह से क्लियर है? पानी जैसा क्लियर होना चाहिए पूरी बात। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हाँ जी सर, बोलो बेटा। सर जो लाइन लिखी थी आपने, जो टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, देखो सर ये बेटा, जब भी, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी। देखो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा ना बेटा। ये रॉड अगर यहां से है तो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूमेगा। मतलब देखो दिखाओ, ये रॉड पहले यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इधर वाली पोजीशन बदल रही है, बट ये पोजीशन नहीं बदल रही। सो दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सेस। इस फिक्स्ड एक्सेस के अबाउट ही ये रॉड रोटेट कर रहा है। नहीं बात समझ में आई? ओके सर। हाँ जी सर, आगे है ना? और ये टर्निंग एबिलिटी बढ़िया। और किसी कोई भी डाउट यार? ठीक है। अच्छा देखो, तुम बोलोगे सर आपने फोर्स के कंपोनेंट्स को ही ब्रेक किया, अगर आप फोर्स के कंपोनेंट को नहीं ब्रेक करते तो क्या कर सकते हैं? जरा देखना, एक और चीज करता हूं, परेशान नहीं होना, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना मेरे से। देखना जरा इस चीज को, ये मान लो एक एक्सेस है और ये मेरे पास दूसरा एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैं सर्टेन एंगल पे ये एक फोर्स F लगा रहा हूं और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। सिचुएशन देखो तो क्लियर है? यस भाई सर। पोजीशन वेक्टर सबको याद है, सिखाया हुआ है मैंने वेक्टर में। तभी मैंने बार बार फिर से वही वाली बात बोल रहा हूं, जब तक वेक्टर की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको फिजिक्स में किसी भी चैप्टर की क्लैरिटी नहीं हो सकती है। फोर्स में थोड़ा सा ऐसे लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने अपने थोड़े से कन्वीनियंस के लिए ऐसे लगा दिया। सिचुएशन क्लियर है? ये कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, ये फोर्स लग रही है। अच्छा देखना, अगर मैं यहाँ फोर्सेस का कंपोनेंट ब्रेक करने की जगह पर, देखना जरा सा, ये मैं इसको पीछे ऐसे डॉटेड से बढ़ा लूं। अगर R का कंपोनेंट ब्रेक करोगे बेटा तो R का एक कंपोनेंट इधर आएगा, समझ रहे हो? है ना? और से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सो दिस कंपोनेंट ऑफ R विल बी R sin थीटा। ये देखो तो ये सिचुएशन क्लियर है कि नहीं हुई? सर फिर से समझा दो। ये एंगल थीटा है मान लो, क्या नहीं बनाता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से समझ लो, दोबारा ध्यान से देखना। ये एक फोर्स लग रही है, बोलो ठीक है? यस सर। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बोलो ठीक है? यस सर। यस सर। मैं इस बार फोर्स को देखो यार, तुमने ऊपर में किसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए थे? फोर्स के ना। मैं फोर्स की जगह पर आर के कंपोनेंट्स ब्रेक कर देता हूं। फोर्स की जगह पे किसके कंपोनेंट ब्रेक कर देता हूं? आर के। आर के।
तो आर का एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक आर का एक कंपोनेंट कुछ यहाँ कहीं ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। यस सर। Yes. ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा की मैंने ये एंगल थीटा माना हुआ है, तो ये आर साइन थीटा आ रहा है। तो ये देखो, तो ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर ये वाला कंपोनेंट ऐसे आ गया, क्योंकि इसी की वजह से ये रोटेट करेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, फिर से सुनो, ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं इसको किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं। ये मान लो तुम्हारे घर का डोर है, यहाँ पे ये डोर है, तुम डोर पे इधर फोर्स लगा के कभी डोर को खोल सकते हो? नो सर। डोर कभी खुलेगा? डोर कभी पूरी जिंदगी खींचते रह जाओगे तब भी नहीं खुलेगा। डोर खोलने के लिए फोर्स किधर लगानी पड़ेगी यार? या तो इस डोर को खोलने के लिए आपको फोर्स इधर लगानी पड़ेगी अपने तरफ, या फिर इस डोर को खोलने के लिए आपको फोर्स अपने से दूर लगानी पड़ेगी। बोलो सही है गलत है? सही है सर। यस सर। है ना? सिमिलरली यही बात मैं कह रहा हूं कि यहां पर हमने फोर्सेस के कंपोनेंट ब्रेक किए, तो हमें एक बात समझ में आई कि जब भी रोटेट करना है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए। देखो, इसी वजह से रोटेट हो रहा है ना। यस सर। इसको रोटेट करना और फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगनी चाहिए। अरे बोलो समझ आ रही नहीं आ रही यार? यस हाँ, सर। yes sir. सिमिलरली यहाँ पे इसको रोटेट करना है और ये फोर्स सर्टेन एंगल पे लग रहा है, तो मुझे परपेंडिकुलर बताने के लिए मैंने आर के कंपोनेंट को तोड़ दिया। अब देखो ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। देखो तो, और यहां भी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इतनी ये इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है? अभी यही देखो, आने वाले टाइम पे ये बात और तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। तुम लोगों ने कभी अपने एक्टिवा, कार या बाइक की रिपेयरिंग या सर्विस करवाई है? कभी गए हो, बैठे हो, सामने देखे हो? यस सर। तुम लोगों ने कभी भी ये सुना है, कहता है कभी वो 12 नंबर की चाबी दे दो, कभी 18 नंबर की चाबी दे दो, सुना है कभी? यस सर। यस सर। वो जो चाबी है उसकी शेप देखी है यार कभी? ऐसे कुछ होती है वो चाबी? यस सर। अच्छा, अगर इससे थोड़ी छोटी चाबी होगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी। यस सर। इससे भी छोटी चाबी होगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी। अच्छा तुम देखो, जो जितनी छोटी होती है उसके साथ अटैच होने वाला स्क्रू, उसके साथ अटैच होने वाला स्क्रू भी उतना ही छोटा होता है या बड़ा होता है? उसके साथ अटैच होने वाला छोटा होता है। छोटा होता है ना? इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें जितने बड़े स्क्रू को, ये मान लो कोई स्क्रू है, तुम्हें जितने बड़े स्क्रू को रोटेट करना है, तुम्हें उसके आर्म को उतना ही लंबा रखना पड़ता है। तुम सोचो, जब तुम किसी स्क्रू को घुमा रहे हो, तुम स्क्रू के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो? टॉर्क। टॉर्क, क्योंकि स्क्रू लीनियर मोशन में है कि एंगुलर मोशन में है? एंगुलर मोशन में। तो इसका मतलब क्या है, तुमने जितने बड़े, अगर इतना बड़े स्क्रू को खोलना हो तो तुम्हें एक बड़ा सा लगाना पड़ेगा। और केवल इसका ये वाला पार्ट बड़ा नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं बड़ा होना चाहिए, ये आर्म भी बड़ी होनी चाहिए। ये आर्म क्यों बड़ी होती है? तुमने कभी सोचा कि ये आर्म भी क्यों बड़ी होती चली जाती है? ये आर्म बड़ी करने का मतलब है, टॉर्क दो बातों पे डिपेंड करता है। देखो, फोर्स पे एज वेल एज आर पे। ये आर है, ये आर है। जब तुम इस स्क्रू को खोल रहे हो तो तुम इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओगे अपनी तरफ, है ना? तो मेरे सामने होते तो मैं इसको समझाता। कल जिसको समझ में नहीं आएगी मेरे साथ सामने आके बैठ के इसको समझ लेना, कल सेंटर पे आके मैं इसको जैसे ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तुमने देखा भी हो घुमाते हुए, तुम समझ लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? मैं इसको पकड़ के अपनी तरफ ऐसे ऐसे या इधर इधर की तरफ घुमाऊंगा, खोलने के लिए या फिर इसको टाइट करने के लिए। जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो मैं बेसिकली इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं। देखो, मैं एक एग्जांपल देके दोबारा डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लो ये कोई एक
नट है जिसको तुम्हें खोलना है। इसको खोलने के लिए तुम इसके आगे क्या लगाओगे? कोई ना कोई एक मशीन लगा दोगे लाकर, है ना। मान लो ये तुमने इसके ऊपर लाकर ऐसे फिट कर दिया और ऐसे फिट कर दिया। अब तुम इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाओगे बेटा, जरा बताओ तो मेरे को। ऐसे फोर्स लगाओगे ना, इसको घुमाओगे ना इधर से। प्रैक्टिकली सोचना होगा बेटा रोटेशनल मोशन को। ऐसे पकड़ के फोर्स लगा के इसको थोड़ी देर के बाद इधर घुमा के फिर इधर लेकर आओगे। ये हटा देता हूं। इसको घुमा के इधर लेकर आओगे, फिर इधर लेकर आओगे, फिर वापस यहां लेके जाओगे, फिर इधर घुमा के लेकर आओगे, फिर वापस यहां लेके जाओगे, फिर इधर घुमा के लेकर आओगे। ऐसे ही तुम धीरे धीरे इसको टाइट करते हो। यस सर। अगर ये आर्म इतनी छोटी हो जाएगी तो इस पे लगने वाला फोर्स तो अभी भी सेम है, लेकिन टॉर्क कम हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया बेटा मैंने? आर क्रॉस एफ। टॉर्क दो बातों पे डिपेंड करता है। किसके किसके ऊपर? तुम जो फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, एज वेल एज इस आर की वैल्यू के ऊपर, जहां से रोटेट कर रहे हो उससे क्या डिस्टेंस है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? सर फोर्स कम हो गया कि टॉर्क? फोर्स देखो मेरी बात सुनो, दो एग्जांपल ले लेता हूं। ये एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल लो। तुम खुद सोचना, तुम मुझे बताना आंसर। ये सेम स्क्रू है, मैंने तुमको अब दूसरी चाबी दे दी। सेम चाबी नहीं दी है, दूसरी चाबी दे दी, और वो चाबी इतनी लंबी है। किसको रोटेट करना आसान होगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ये तो तुरंत समझ में आता है प्रैक्टिकल बात। यही तो मैं कह रहा हूं फिजिक्स के टर्म में। क्या कह रहा हूं मैं? कि यहाँ पे टॉर्क ज्यादा लगेगी, यहाँ पे टॉर्क कम लगेगी। और मैं ये कह रहा हूं फोर्स दोनों में सेम है। अगर यहाँ फोर्स की वैल्यू एफ है तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू एफ है। तुम जोर बराबर लगा रहे हो। पर तुम मुझे बताओ, पहले एग्जाम्पल में नट को खोलना, स्क्रू को खोलना आसान होगा या दूसरे एग्जाम्पल में खोलना आसान होगा? एग्जैक्टली तो क्या फर्क पड़ा? मैं यहाँ नीचे मैथमेटिकली लिखता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरे पास आर क्रॉस एफ। इसका मतलब टॉर्क दो बातों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे, एक आर पे। दिस इज योर आर, this is your R. So if R will decrease, the force will also decrease. So in order to increase the torque, you have to increase the applied force as well as the R. What is R? R is the perpendicular distance from the point of rotation. हाँ जी, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? सर जैसे नीचे वाले में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर वाले के कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, अगर तुम फोर्स की वैल्यू फिक्स रख लो कि यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है, तो यहाँ पे खोलने में मुश्किल होगी और यहाँ पे खोलने में आसानी होगी। और अगर तुम चाहते हो टॉर्क का अमाउंट बराबर रखने के लिए, तो नीचे में खोलने के लिए तुम्हें फोर्स ज्यादा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी खोलोगे। इसीलिए तो जब ये बड़ा नट बड़ा हो जाता है, स्क्रू ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, अगर ये स्क्रू, ये नट बड़ा हो जाता है तो अपने आप चाबी की लेंथ भी बड़ी हो जाती है। अगर तुम कभी ट्रक की सर्विसिंग कराने चले जाओगे या ट्रेन के स्क्रू को खोलते देखोगे, तो देखो उनका लिवर कितना बड़ा होता है। इसी चीज को हम कहते हैं लिवर आर्म। तुमने कई बार ये टर्म सुना भी होगा जूनियर क्लासेस में। ये जो यहाँ लेंथ लगी हुई है, दिस इज नोन एज लिवर आर्म। सुना कभी ये टर्म? ठीक है, दिस इज नोन एज द लिवर आर्म, जिसके थ्रू तुम इसको ले जाके रोटेट कर सकते हो। पूरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ बेटा। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो। टॉर्क लगाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो फोर्स, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पर एक चीज और है यार, दो तरीके से बॉडी को कभी रोटेट किया जा सकता है। तुम्हारे सबके हाथ में पेन है अभी? यस सर। यस जरा अपने पेन को रोटेट करो तो अपने दोनों फिंगर से पकड़ो, अपने दोनों फिंगर से पेन को पकड़ो और ऐसे स्क्रॉल डाउन करो। देखो तो पेन रोटेट होना शुरू हो गया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
बेलन देखिए, बेलन आटा बेलते हुए देखा कभी? सॉरी, मतलब रोटी बेलते हुए देखा है, आटा बेलते हुए नहीं, रोटी बेलते हुए देखा कभी? यस सर। फोर्स लगा रही होती है बनाने वाली, है टॉर्क लगा रही होती है? जो रोटी बेल रहा होता है वो फोर्स लगा रहा होता है, टॉर्क लगा रहा होता है? सर फोर्स नहीं, टॉर्क। कभी नहीं। बेलन देखो गोल हो रही होती है, बेलन ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, वहां पे दोनों मोशन है, लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तुम केवल बेलन को आगे पीछे करो, रोटी नहीं बनेगी, तुमको गोल भी घुमाना पड़ेगा और आगे भी लेके जाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे एक्टिवा या कार की व्हील लीनियर मोशन में होती है, रोटेशनल मोशन में होती है, या दोनों मोशन में होती है? दोनों दोनों मोशन में होती है। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं तुम्हें, कि जब तुम अब बेलन को घुमा रहे हो ना, तो तुम टॉर्क भी लगा रहे हो और फोर्स भी लगा रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes. जब तुम बेलन को घुमा रहे हो तो टॉर्क भी लग रही है और फोर्स भी लग रही है। बेलन से अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ? रोज सब कोई देखते हो अपने घर में, ट्राई करके देखो, उसके ऊपर टॉर्क लगे। लेकिन अब वहां पे एक नया टर्म है यार, एक नई चीज है वहां पे एक नया टर्म है, उस टर्म का नाम है कपल। नया टर्म सिखाता हूं, उस टर्म का नाम क्या है बेटा? कपल। अब कपल का मतलब क्या होता है? वैसे ही नॉर्मली जब तुम वर्ड कपल यूज करते हो तो कपल का मतलब क्या होता है? पेयर, है ना? कपल का मतलब क्या होता है? पेयर। अगर कभी भी कोई बॉडी, ये मैं कल एक बार ना सबको कोशिश करना कल आ जाना मेरे पास, ये ना मैं ये टॉर्क वाला कंसेप्ट ना तुम्हें क्लास में बोर्ड पे खड़े होकर समझा दूंगा, तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं अभी भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे रूम में सपोज करो एक बेड रखा है, तुम्हारे रूम में बेड रखा है ना, सबके रूम में बेड होगा यार। अभी तुम सबने दिवाली पे प्लान किया कि तुम अपने बेड की ओरिएंटेशन चेंज कर देना चाहते हो। ओरिएंटेशन चेंज करने में समझते हो? मान लो किसी वास्तु वाले ने बोला कि भाई तुम्हारा बेड की जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, इसकी डायरेक्शन जरा चेंज कर दो। कैसे चेंज होगी बेड यार? एक साइड से बेड को तुम पकड़ोगे, एक साइड से मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन या कोई ब्रदर सिस्टर मदर कोई पकड़ेंगे एक साइड से बेड को। मान लो ये है बेड, सुन रहे हो मेरी बात? नहीं सुन रहे? यस सर। यस सर। ये बेड, तुमने बेड को रोटेट करना है, तुमने बेड को रोटेट करना है। ये यहाँ पे तुम अपना सर रखते हो और तुमको बोला गया कि भाई अपना बेड ऐसे कर लो, इस तरीके से अपना बेड कर लो, नंबर ज्यादा आएंगे। ऐसे अपना बेड कर लो भाई। तो बेड को इस पोजीशन से इस पोजीशन में अगर लेकर जाना है तो बेड को तुम लीनियर मोशन में लेके जाओगे, रोटेशनल मोशन में लेके जाओगे? सोच के देखो जरा। रोटेशनल मोशन में। ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा मान लो अब तुमने बेड को यहां से पकड़ा और तुम्हारे मदर ने बेड को यहां से पकड़ा, तुम भी अगर बेड को लेके इधर जाओ और मदर भी बेड को लेके इधर जाए तो बेड कभी रोटेट हो सकेगा? नो सर। इधर जाना पड़ेगा। बताओ, अगर तुम्हारे मम्मा बेड को लेके इधर जा रहे हैं तो तुमने बेड को लेके इधर जाना पड़ेगा। देखो तो ये सिचुएशन समझ में आती है? यस सर। और जब तुम ऐसा करोगे तो बेड क्या होना शुरू हो जाएगा? अपनी जगह पर घूमना शुरू कर जाएगा। देखना जरा, ये बेड अपनी जगह पर ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा। मैं रोटेट नहीं कर पा रहा इसको, बट ये अपनी जगह पर क्या करना शुरू करेगा बेटा? रोटेट करना शुरू करेगा। रोटेट करना शुरू कर जाएगा। ऐसे रोटेट करना शुरू। देखो देखो तो देख रहे हैं? ये देखो, ये बेड देखो, फिर से देखना जरा, ऐसे है तुम्हारे, तुम इधर लेके ऐसे देखो, देखो क्या हो रहा है? ये बेड रोटेट कर रहा है। ये रोटेट कब कर सकता है? फिर से जरा देखना, ये रोटेट की कंडीशन क्या होगी? ये रोटेट तब हो सकता है अगर तुमने फोर्स इधर लगाई और तुम्हारे मदर ने फोर्स इधर लगाई, तभी ये बेड रोटेट हो सकता है। अगर तुम दोनों ने फोर्स इधर लगा दी तो ये रोटेट होगा? नो सर। और अगर तुम दोनों ने फोर्स इधर लगा दी तो ये रोटेट होगा? नो सर। और अगर तुम इधर लगाओगे और एक इधर लगाएगा तभी ये रोटेट हो सकता है।
बताओ तो ये वाली बात सबको समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये जो तुम इधर लगा रहे थे और तुम्हारे मम्मा फोर्स इधर लगा रहे थे, अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों की डायरेक्शन जरा देख के बताओ तो सेम है या ऑपोजिट है? Opposite. इसी पेयर ऑफ फोर्स को हम कपल कहते हैं. दिस पेयर ऑफ फोर्स इज नोन एज कपल. तो मैं कपल की जरा डेफिनेशन लिखता हूं, फिर थोड़ा और समझाऊंगा. Two equal and opposite forces एक और लाइन लिख रहा हूं, तुम इससे परेशान होने वाले हो थोड़े से. whose line of action do not coincide. इसका मतलब समझ में आया? लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड. will make a couple. लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? No, sir. ये देखो भाई, तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन इधर है तो तुम्हारे मदर की लाइन ऑफ एक्शन इधर होगी कि इधर होगी? अब समझ में आई बात? तुम जब फोर्स इधर लगा रहे हो, इट मींस दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन. अगर तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज योर Line of action. लाइन ऑफ एक्शन. और अगर तुम्हें इस बेड को रोटेट करना है तो तुम्हारे मदर की लाइन ऑफ एक्शन इधर होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए? Opposite. ऑपोजिट. तो मैं यही कह रहा हूं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस whose line of action does not coincide make a couple. फिर अगर अब बात forces clear unequal हो, क्या बेटा? अनइक्वल हो तो वो कपल नहीं होगा बेटा, रोटेशन हो जाएगा बट वो कपल नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल साथ में एक साथ एक स्पीड से रोटेट नहीं करेगा, तो इसीलिए तब वो कपल नहीं फॉर्म करेगा. okay, sir. कोई और डाउट बेटा? क्या कपल No, का कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है. अब एक बात समझ लो, किसी बॉडी को अगर आप रोटेट करना चाहते हो और अगर वो बॉडी फिक्स नहीं है तो उसको रोटेट करने के लिए आपको कपल ही लगाना पड़ेगा. जैसे जब आपकी मदर या फिर घर में कोई भी जो आपकी रोटी बनाते होते हैं, जब वो उस बेलन को गोल गोल घुमा रहे हैं, उस समय वो बेसिकली बेलन के ऊपर क्या लगा रहे हैं? Torque. कपल, टॉर्क. और वो टॉर्क कैसे लग रहा है? वो टॉर्क कपल की वजह से लग रहा है. जब तुम बेड अपने डोर को ओपन करते हो तब उसमें कपल नहीं लगाना पड़ता बेटा. क्यों? क्योंकि डोर का एक एंड क्या है? Wall के साथ joint है. एक एंड फिक्स है. ठीक है, एक एंड क्या है? फिक्स है. जब किसी का एक एंड फिक्स होगा तो तुम उसके ऊपर बस एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो तो वो बॉडी रोटेट कर जाएगी. देखो जरा डोर का एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ देखो डोर का एग्जांपल. इस डोर को ओपन करने के लिए तुम या तो इधर एक फोर्स लगा दो या इधर एक फोर्स लगा दो, ये डोर रोटेट कर जाएगा. बोलो सही है गलत है? सही है सर. इसका मतलब अगर तुम्हें किसी बॉडी को रोटेट करना हो और उसका अगर एक पार्ट फिक्स हो तो वहां पर तुम एक सिंगल परपेंडिकुलर फोर्स लगा के बॉडी को रोटेट कर सकते हो. लेकिन अगर कोई फ्री बॉडी हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक बुक रखी होगी, तो सबके सामने कोई बुक रखा होगा, कोई कॉपी रखी होगी, अपने बुक या कॉपी को जरा रोटेट करने की कोशिश करो तो बेटा एक फोर्स लगा के नहीं कर सकते. आपको दोनों हैंड से पकड़ना पड़ेगा और ऑपोजिट लेके जाना पड़ेगा, तभी वो चीज रोटेट करेगी. तो अगर कोई चीज फ्री होगी तो किसी फ्री चीज को रोटेट करने के लिए आपको वहां पे कपल लगाना पड़ेगा. क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये है. अब इस तरह से जब आप उसको रोटेट करोगे तो उस केस में टॉर्क का मतलब होगा, यहां भी टॉर्क का मतलब आर क्रॉस एफ ही होगा. मैं ये दोनों डायग्राम हटा देता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था. वहां भी टॉर्क का मतलब आर क्रॉस एफ ही होगा, बट वहां पर भी तुम आइदर ऑफ द फोर्स लोगे. ये आर क्रॉस एफ है और वहां पर
कपल में से दोनों में तुम किसी भी एक फोर्स को लेके टॉर्क को निकाल सकते हो। एक और बात मुझे बताओ, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ाया भी है, आपको याद भी होगा। अगर आप किसी भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो थर्ड वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे बेटा? राइट हैंड थंब रूल। वेरी गुड सुप्रीत, राइट हैंड थंब रूल से मैंने ये बताया भी था। तो यहां देखो तो जरा, जब आप टॉर्क निकाल रहे हो तो आप आर और एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? राइट Right. हैंड राइट हैंड थंब रूल से। तो ये भी एक चीज नोट डाउन करके लिख लो कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज बीइंग डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं लगाई हो या जो भूल गए हो, वो वेक्टर का लेक्चर जाके वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से इसको रिवाइज कर सकते हो। सो द डायरेक्शन ऑफ torque can be determined by right hand thumb rule. जिस भी किसी बच्चे को राइट हैंड थंब रूल नहीं आता है वो प्लीज वीडियोस में चले जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में राइट हैंड थंब रूल होगा, वहां से आप इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, पूरी बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया टॉर्क के बारे में दे दिया। आप इसके ही पहले मेरे से डाउट पूछो, इसी चीज को समझो, फिर मैं टॉर्क को और आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे ज्यादा चीजें मैं इस लेक्चर में नहीं दूंगा, अदरवाइज थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है।